अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जो हमारे चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नई स्ट्रैटेजीज होंगी। यकीनन इस फिस्कल ईयर को तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ये जो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है इसमें काफ़ी चीज़ें ऑप्टिमिस्टिक रहने की भी ज़रूरत है। काफ़ी जो है वो, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चीज़ें जो है वो अलाइन हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि मार्केट ने भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम आज के दिन विटनेस किया। यानी कि आज के दिन इन्वेस्टर्स भी थोड़े चेयर्स कर रहे थे, अच्छे मूड में थे, और आज के दिन मार्केट के नंबर्स भी स्ट्रांग हुए हैं। जैसे कि हमने लास्ट डे देखा था, यानी कि फ्राइडे को देखा था, मार्केट में एक अच्छी पोजीशंस देखी गई थी, 600 एंड देयर अबाउट जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई थी। आज के दिन भी हमने 300 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 40,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव क्लोजर हुआ है। इट मींस के मार्केट के अंदर भी न्यू ईयर्स की खुशियां मौजूद हैं। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे स्ट्रैटेजीज चेंज हो रही हैं, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है, तो मार्केट के नंबर्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो आज के दिन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 40,420.45 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 41,027.51। लोअर वाज 40,348.89 एंड फाइनली क्लोजर 40,815.9 यानी कि 395.45 का गेन देखा गया। टर्नओवर में करंटली 242.17 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। फ्राइडे के मुकाबले में डिक्लाइन है 42.22 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू इज गुड, वेरी गुड, 7.27 बिलियन रुपीस। काफ़ी अरसे बाद हमने 2-3 वीक्स के बाद जो है ऐसी वैल्यू देखी है। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, और हम देख रहे हैं तमाम ईएनपी सेक्टर से, रिफाइनरी से बिलोंग करते हैं। पीपीएल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 3.23 के इजाफे के साथ। 71.37 पे क्लोजर, 14.95 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। पीआरएल सेकंड स्कॉट पे 0.59 का गेन देखा गया। 13.56 पे क्लोजर रहा। 12.73 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। हेस्कॉल लास्टली 1 का पॉजिटिव चेंज, 6.61 पे क्लोजर, 12.22 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स और मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। आज के दिन ऑयल सेक्टर, ईएनपी सेक्टर फ्लरिश करता हुआ दिखाई दिया है। वॉल्यूम लीडर्स में भी नजर आया है। इट मींस कि यहाँ पे न्यूज है जिसका इंपैक्ट देखा जा रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे 2023 के लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग ईयर है, स्टार्टिंग एक विजन है, साथ साथ न्यू पॉलिसीज भी बन रही हैं। और अगर हम ये कहें कि चैलेंजेस भी हैं और प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। चैलेंजेस ऑब्वियसली हर कंट्री की इकोनॉमी को होते हैं, और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कि हम कह सकते हैं कि फ्लड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर थोड़ा सा 2022 को समराइज करें तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा जो है वो एक वर्स्ट हो गए थे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उनको संभाला। और अब 2023 में तो क्या चैलेंजेस होंगे आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ न्यू पॉलिसीज कौन सी होंगी और वो पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे कैसे सेटल होंगी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। खालिद तवाब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसीआई के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और हमारे साथ अब से कुछ देर बाद मौजूद होंगे जीशान मर्चेंट साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। और साथ साथ ओवर कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे खुर्रम शहजाद साहब। आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन के, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। खालिद तवाब साहब से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम। क्या कहेंगे ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से? 2023 आ गया है, नया साल है, बोलते ना न्यू पॉलिसीज़ होंगी, न्यू डायरेक्शंस होंगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि ये इकोनॉमी किस ट्रैक पे जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके तमाम नाजरीन को, सब लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस तवक्को और उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आइंदा आने ये वाला साल जो है ये हम सब के लिए और ख़ास तौर पे इस मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा। लेकिन इस यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हैं। आपने ये देखा कि एक तो इंटरनेशनली ग्लोबली इस वक्त बड़ा रिसेशन है, और ग्लोबली एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो है वो एनर्जी क्राइसिस का, ख़ास तौर पे जिसके लिए सबसे बड़ा अफेक्टेड जो है वो यूरोप है। जिस तरह रशियन यूक्रेन की वॉर पूरी दुनिया में असरअंदाज हो रही है, उससे एक ग्लोबली रिसेप्शन जो है वो एक बहुत ज़्यादा है। अब पर्टिकुलरली अगर हम पाकिस्तान के लिए आ जाएं तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। आपने देखा एंड ऑफ 22 जिस तरह एंड हुआ है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो रुपये का और डॉलर का जो मुआवजा है। आज रुपये में और डॉलर में 30 रुपये से ज़्यादा का फ़र्क है ओपन मार्केट में और गवर्नमेंट की रेट के अंदर। इससे हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो आ रहा है
वो हमारी हमारी तकरीबन $30 बिलियन की एक्सपोर्ट है, और इतनी 30+ हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं, जो Right. पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं वो भेज रहे हैं। इतने बड़े फ़र्क के साथ हमारी जो रेमिटेंसेस हैं वो बड़ी तेज़ी से डिप करेंगी, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त 2023 के लिए कि आप डॉलर को किस तरह से देखते हैं और किस तरह रखते हैं। दूसरा जो चैलेंज है मुल्क के लिए, वो आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जब आपके पास डॉलर्स नहीं है, एलसीज नहीं खुल रही हैं, लोग परेशान हैं, उस सूरत हाल इंडस्ट्रीज के पास काम उस कम हाल हो रहा है, सो वो एलसी ऑब्वियसली नहीं खुल, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ले लें, जो एक नेसेसिटी है इस मुल्क के लिए और हर मुल्क के लिए, उनके पास दवाइयों की शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो नहीं आ रहा। तो ये तो दो चैलेंज मैंने आपको बताया। इसी तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो मुल्क में टेक्सटाइल इस वक्त इंडस्ट्री को आए भी हैं। चैलेंज है। तो आप साहब, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ खालिद तवाब साहब मौजूद थे। ज़ीशान मर्चेंट ने अभी हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची टेक्स बार एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी। तो ज़ीशान साहब, क्या देख रहे हैं? नया साल है और नए साल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट करती हैं। मार्केट को देखें तो आज पॉजिटिव रही, सारी इकॉनमी के नंबर्स जो है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन अच्छे होंगे। व्हाट डू यू थिंक? सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और आई होप कि ये जो नया साल शुरू हुआ है ये पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज लेके आए। जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो कोई बहुत अच्छे तो नहीं है पाकिस्तान के लिए, बट हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो नया साल आया है ये पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें लेके आए, अच्छे हमारे जो चीज़ें परेशानी जिनमें हम फंसे हुए हैं उनसे हम बाहर निकल पाएँ। हमें बड़े सारे डॉलर्स वापस करने हैं, तो मेरी दुआ होगी कि परवरदिगार पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था वो दोबारा से उसको मोमेंटम गेन कर जाए। और मैं समझता हूँ कि हमें टफ़ चॉइसेस करनी पड़ेंगी, टफ़ फैसले करने पड़ेंगे। हमें इंपोर्ट पे जिस तरह से उसको रोका जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि इंपोर्ट के साथ साथ हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री को अब जो है वो प्रमोट करने की ज़रूरत है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे तो परेशानी क्या है कि हमारे मुल्क से डॉलर ज़्यादा बाहर जा रहे हैं और कम डॉलर वापस आ रहे हैं, तो इसकी वजह से एक डेफिसिट जो है ना, एक माइनस पोजीशन रहती है। हम लोगों को डेफिसिट तो बता देते हैं, लेकिन हम ये समझाएं कि माइनस में रहते हैं हम, क्योंकि जो आउटफ्लो है, जो पैसे बाहर जा रहे हैं डॉलर्स वो ज़्यादा जा रहे हैं और जो डॉलर्स मुल्क में आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट होता है, फिर वो फिस्कल डेफिसिट में ट्रांसलेट करता है। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट कई सालों से पाकिस्तान का इन्हिसार फॉरेन लोन्स पे है। तो अगर आप देखें तो आपको इस साल 24 बिलियन डॉलर वापस करने हैं, 10 उसमें से आपने 6 वापस कर दिए, 4 रोल ओवर कर दिए, 14 बिलियन इस फाइनेंशियल ईयर में जून तक वापस करने। अगले 3 सालों में आपको 75 बिलियन डॉलर वापस करने हैं। तो ये हालात तो कोई रोजी पिक्चर तो नहीं है, लेकिन इसके लिए वो होता है क्या है कि जब आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो उसमें फिर इंसान जो है हिम्मत जुटा के, जो कमर कस के अगर खड़ा हो जाए तो यकीनन उससे फिर आप अच्छे फैसले कर सकते। ऑल्दो मुश्किल ज़रूर होंगे, लेकिन हर मुश्किल के बाद आसानी और हर टनल के एंड पे उजाला आता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें हमारी एज नेशन हमारी प्रायोरिटी इस वक्त ये होनी चाहिए कि हम कोई भी चीज़ जो करें, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी है, हम मेक इन पाकिस्तान के ऊपर हमारा इन्हिसार होना चाहिए। हमें कुछ अरसे तक ये इम्पोर्टेड चीज़ों को थैंक यू करके खुदाफिज करना चाहिए, और जो भी चीज़ वो पाकिस्तान में बने उसको प्रमोट करें, उसी के ऊपर जो है हम क्रिटिसाइज भी करें, ताकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो एक लोकल कंज्यूमर के लिए, पाकिस्तान दुनिया की 10वीं बड़ी रिटेल मार्केट है, तो पाकिस्तान तो बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। यानी अगर आबादी के तनासब से देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 ममालिक में से है, तो इसका मतलब है वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट, वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट। तो इसका मतलब है कि आपके मुल्क की जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है। तो इसको अगर हमने इंपोर्ट रोक कर लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया और लोकल सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, तो यकीनन कोई दो राय नहीं है कि शुरू में शायद जब कहते हैं ना कि पहला दूसरा प्रोडक्ट आता है तो उसमें कुछ आप चीजें दुरुस्त करते हैं, लेकिन फिर वो चीज आगे चल कंटिन्यूटी में हो जाती है तो सेट हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो इस वक्त जरूरत यह है कि पाकिस्तान
में चीज़ों को बनाया जाए और पाकिस्तान की चीज़ों को प्रमोट किया जाए और मेक इन पाकिस्तान और मेड इन पाकिस्तान, ये मेरे ख्याल से अगर ये नए साल ये की स्लोगन होना चाहिए, रेजोल्यूशन right? बना ली जाए और Exactly. नए साल में अगर इसी चीज़ के ऊपर काम किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि हम कुछ अरसे के बाद इस परेशानी से कहीं ना कहीं बाहर निकलने लगेंगे। एग्जैक्टली और ये कोई ऐसा तो नहीं होगा कि तवाब साहब के वो बस एक चुटकी बजाई और सारी चीज़ें सेटल हो गई। इसके लिए आपको इट टेक्स टाइम और आहिस्ता आहिस्ता करके ही चीज़ें सेटल होंगी। क्या समझते हैं आप कि इन्होंने एक्सपोर्ट्स का जिक्र किया, एक्सपोर्ट्स इज़ द ओनली सोल्यूशन? आप समझते हैं कि इम्पोर्ट को बैन करना है या कर्ब करना है और इधर से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है? तो रॉ मटेरियल तो आ रहा है इम्पोर्ट से, अभी बीच में यही शिकायतें देखी जा रही हैं ना। देखिए जो बात ज़ीशान साहब ने कही है बहुत अच्छी और बड़ी दुरुस्त है, लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है ओके और हमारा जो बैकबोन है, चाहे वो एक्सपोर्ट ले लें चाहे लोकल इंडस्ट्री ले लें, वो है टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल का जो मेन रॉ मटेरियल है वो है कॉटन। एक वक्त ऐसा था कि हम और इंडिया तकरीबन बराबर थे 14 बिलियन बेल्स पे पर ईयर के ऊपर हमारी प्रोडक्शन है। आज हम आ गए 6.5 के ऊपर, तो और वो चले गए 40 के ऊपर। तो आप अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे जब आपका रॉ मटेरियल लोकल शॉर्टेज है? आज हम कॉटन लेकिन इंपोर्ट सर सबके यहाँ तो फ्लड नहीं आता, हमारे यहाँ तो इस बार मैं क्लाइमेट की फ्लड से पहले की बात कर रहा या हूँ। फ्लड से पहले भी ये पोजीशन थी कि हम डाउन होते चले गए हर साल। वो पॉलिटिकल डिबेट हो हमारे जाएगी यहाँ कि नहीं, क्यों पॉलिटिकल थी। डिबेट नहीं है, देयर इज़ नो पॉलिटिकल डिबेट। वो ये है कि हमारी पॉलिसीज़ को गलत रही हैं। मिसाल के तौर पे हमारे लिए जो बेस्ट है कॉटन ग्रोइंग एरिया, वो जो कॉटन की बेल्ट है सारी मुल्तान और आसपास, जहाँ फ्लड में इतनी इफेक्टेड नहीं है, अच्छा दैट इज़ द बेस्ट बेल्ट फॉर द कॉटन। और डीजे अनफॉर्चुनेटली खान, डीआई खान, वो सारा सारी जो है area। ना वो चली गई ये शुगर बेस के ऊपर, Sugar cane, हाँ। शुगर केन के ऊपर। तो ये गवर्नमेंट की गलती है कि हम इसको फोकस नहीं कर पा रहे कि हमारी एक्सपोर्ट क्या है, हमारी लोकल इंडस्ट्री कैसे चलेगी। आज बहुत सारी मिलें जो है ना टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं। देखिए हम हाँ 2 तो वीक्स के as लिए a- कोई और हम ऐसे कितनी बड़ी बड़ी मुसलमान- मिल्स हैं हम जो ऐसे मुसलमान अल्लाह पे भरोसा भी रखते हैं और इंशाल्लाह पढ़ते हैं कि ठीक हो जाएगा, बट वी नीड अ लाइन कि हमने किस तरफ जाना है, हमारी सिमत क्या है। आज बड़ी बदकिस्मती है इस वक्त हमारी लाइंस भी सही नहीं है कि हमने किन, हमारी डायरेक्शन भी सही नहीं है। हम एग्रीकल्चर मुल्क से ख़त्म हो गए, हम एग्रीकल्चर की वो प्रोडक्शन नहीं दे हाँ रहे। जो पहले होती आज थी। हमारी राइस जो है इस साल फ्लड की वजह से वो अफेक्टेड हो गई है। हमारी सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट राइस की भी है। एग्जैक्टली तो वो हम ये सब वो करें, हम मेरे ख्याल है हम उन एक्सपोर्ट के टारगेट पे भी नहीं पहुंच सकेंगे जो हमारी लास्ट ईयर 2022 में हुई थी, क्योंकि बहुत बेडली हिट है इस वक्त 21 एंड 22 के फिस्कल ईयर में जो हुआ था। 22-23 में हम शायद वो फिगर्स ना सकें। सेकेंडली जो हमारा मेनली डिपेंडेंट है वो है, जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि फॉरेन रेमिटेंसेस, हमारी रेमिटेंसेस भी ड्रास्टिकली गिरेंगी अगर फौरी तौर पर फर्दर कोई एक्शन इन्होंने ना लिया बिटवीन द प्रायोरिटी ऑफ ऑफिशियल ग्रे डॉलर चैनल्स हाँ जी और अनफ्रीज। बहुत बड़ा फ़र्क है, लिहाजा पैसे अब उससे नहीं आएंगे। लिहाजा गवर्नमेंट एक्शन ले, गवर्नमेंट को चाहिए वो सिस्टम बनाए कि इसमें करना क्या चाहिए। दे आर ट्राइंग। इसमें जो एक मौक़िफ़ है कि जी वो अफगानिस्तान बहुत डॉलर जा रहे हैं, मैंने पढ़ा किसी का स्टेटमेंट था कि तकरीबन 2 अरब डॉलर साल पाकिस्तान के अफगानिस्तान जा रहे हैं, महीने हाँ। के, सॉरी महीने के 2 अरब डॉलर। आप एक्शन लें, आप उन चीज़ों को रोकें अगर वाकई हमने अपने आप को फोकस करना है। डोंट यू थिंक कि रूमर्स भी फैलाए जाते हैं ताकि थोड़ा एक देखिए, अफरा 2 तफरी, अरब थोड़ा सा नहीं लोग डिमोरलाइज हो जाएं, बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाएं। प्रॉब्लम तो आपके सामने नज़र आ रहा है ना। हाँ फ़र्क तो है ना कहीं जो डॉलर जा रहे हैं, कहीं तो लीकेज है, जी चाहे वो किसी तरफ से भी हो। तो चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, ये बात रूमर्स की नहीं है, बल्कि जहाँ अगर अफगानिस्तान नहीं है, कोई और लकूना है तो उसको प्लग करें। राइट दैट इज़ द गवर्नमेंट, दे शुड डू इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सारे लोग पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं एंड नोबडी केयर फॉर द इकोनॉमी। अगर ये मुल्क की इकोनॉमी चलेगी, ये मुल्क होगा, तो सियासत भी चलेगी और हम लोग भी चलेंगे। राइट चलें जी। खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ओवर कॉल ज्वाइन किया है। आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, वेलकम टू द शो। Thank you very much for having me. Happy New Year to everyone. हैप्पी न्यू ईयर टू खुर्रम, सबसे पहले ये बताइए कि न्यू ईयर्स की बात हो रही है, पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देख रहे हैं आप, और खासकर रेमिटेंसेस का जिक्र अभी तवाब साहब ने भी किया है, तो वो भी ज़रा प्लीज़ हाईलाइट कीजिएगा। Sure. अभी जो मेरे राजा बिलावल गद्दारी जो बिलावल भुट्टो ने जो दौरा वाशिंगटन किया, तो उसके जो हमें जो है नतायज जो है वो हमें देखने में आए। उनकी मुलाकातें जो हुई हैं, सेनेटर बॉब मेंडेस से हुई, सेनेटर लिंडसे ग्राहम, टिम केन,
और क्रिस्टियन हॉलैंड और पाकिस्तान खाकम शीला जैक्सन जो है कंग्रेशनल लीडर हैं, उनसे जो मुलाकातें हुई हैं उसका नतीजा अब हमें देखने में ये जो मोस्ट रिसेंटली आया है, आलमी बैंक की तरफ से पाकिस्तान को $2.25 अरब की फराहमी, जिन्हें सलाहदान की इमदाद और बहाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तो इमीडिएट हमें इम्पैक्ट नजर आने शुरू हो गए। इसके अलावा जो बेहतर चीज जो देखने में आई पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में पहली दफा जो मैंने ऑब्जर्व किया था ऑब्जर्वर एज ए जर्नलिस्ट, वो ये था कि जो अमेरिकी काम थे वो बहुत उनमें वो पुरजोश दिखाई दे रहे थे कि उनको एक पुरअतमाद नौजवान वज़ीर खारजा के साथ बात करने में जिसकी लैंग्वेज और उसका जेस्चर जो है सेम एज वेस्टर्न जो काउंटर पार्ट है उनकी तरफ से, तो उस हवाले से जो ताल्लुकात हैं उसमें मुस्बत रद्द-ए-अमल देखने में है अमरीकी हुकाम की तरफ से। और इसी वजह से अब ये जो आने वाला जो जुमा है इसके यहाँ पे एक बड़ा ऐलान आने वाला है पाकिस्तान के हवाले से, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो इस जो पाक अमरीका ट्रेड है, आज जो अमरीकी हुकाम ने जो डेटा इशू किया है पाकिस्तान के बारे में, उसमें बताया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक कंट्री को जा रही है एक्सपोर्ट वो अमेरिका है। तो उस हवाले से $55 बिलियन का उन्होंने जिक्र किया कि वो 2021 में अलाउन इट वाज एक्सपोर्टेड टू अमेरिका। तो जो इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पाकिस्तान के हवाले से, वाशिंगटन रियली वांट टू हेल्प पाकिस्तान स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द क्लाइमेट चेंज और फ्लड रिलीफ। तो फ्लड रिलीफ के हवाले से यहाँ पे मल्टीपल लेवल के ऊपर बेशक वो टोनी ब्लिंकन जो फॉरेन सेक्रेटरी है उसके हवाले से हो, वर्ल्ड बैंक हो, USIP हो या IMF हो, उस हवाले से अमेरिका जो है अब पाकिस्तान के साथ मिलके उन कोशिशों में शामिल हो गया है। पिछले दो साल पहले जो अमेरिका ने पाकिस्तान को बिल्कुल जो है वो फारिग कर दिया था, अब ये कोशिश की जा रही है। तो खुर्रम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अमेरिका की बात हो रही है, पाकिस्तान और अमेरिका के हमेशा से फ्रेंडली रिलेशन देखे गए हैं, क्या समझते हैं आप कि ये रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अगर रिसेंट पास्ट में देखें तो डैमेज करने की भी कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, जब हमारी अमेरिकी हुकाम से बात हो रही थी पिछले हफ्ते, तो उनका ये कहना था कि अमेरिका इज नॉट हैप्पी विद द पोजीशन ऑफ इमरान खान। इमरान खान ने जो कहा कि हुकूमत चेंज करने में अमेरिका का हाथ है और डोनाल्ड लू ने ये किया और अमेरिका ने ये किया, तो उस हवाले से यहाँ पे काफी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे पाकिस्तान के बारे में। तो जब उनको बताया गया ये एक पर्सन की एक इंडिविजुअल की पोजीशन थी, पाकिस्तान की पोजीशन नहीं थी, तो उस हवाले से कुछ क्लैरिटी लाने की कोशिश की गई हुकाम की तरफ से, डिप्लोमेटिक जो पाकिस्तान की जो कोर है उसकी तरफ से, इसके अलावा पाकिस्तानी डायस्पोरा जो पाकिस्तानी अमेरिकन है उनकी तरफ से भी हमने पूरे अमेरिका में एक मोबिलाइज किया इस अमल को कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है, पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका के साथ कुछ आयन ताल्लुकात हों। अगर इमरान खान साहब ने ये कुछ स्टेटमेंट दी है या एक पोजीशन ली है तो उसका पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है उस हवाले से। तो डैमेज बहुत हुआ। एग्जैक्टली, वी आर फ्रेंडली कंट्री, हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी फ्लरिश करे, हम बिजनेसेस अच्छे चाहते हैं और अमेरिका और पाकिस्तान की तो हमेशा से एक अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये आने वाले दिनों के लिए भी अच्छे होंगे। वन लास्ट क्वेश्चन, आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? खासकर आपने फॉरेन मिनिस्टर साहब का जिक्र किया, यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके हवाले से कितनी चेंजेस आई हैं? जी बिल्कुल, जो खासतौर पे जो अभी जो चेंजेस हमने देखी हैं उसमें तवानाई इक़्तिसादी की जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से और माहौलियाती जो शोबे हैं उसके अंदर जो वेंडी शर्मन है, जब उनकी बात हो रही थी बिलावल भुट्टो के साथ, उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि इन शोबों पर दोबारा से काम शुरू किया जाए। तो पिछले 3-4 सालों में काम बंद हो चुका था, अब उनको दोबारा से रिवाइव करने की तरफ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका जो है वो कोशिश कर रही है। तो उस हवाले से 6 सेक्टर्स हैं, उन 6 सेक्टर्स का जिक्र किया गया तो वहाँ पे हम दोबारा से काम करेंगे। उस हवाले से अगर वो काम दोबारा से शुरू हो जाता है तो एक इकोनॉमिक रिवाइव जो है पाकिस्तान की तरफ वो उसमें बेहतरी आएगी। पहले आज से 10-15 साल पहले देखें तो सिक्योरिटी की सारी बातें होती थी, अब जब बिलावल भुट्टो आया तो उसने ट्रेड की बात की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की, तवानाई की बात की और खासतौर पे जो इस वक्त माहौलियाती जो पाकिस्तान के अंदर जो सलाह वगैरह आए हैं इंटरनेशनल जो वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से, तो उस हवाले से उनका ये कहना था कि हमें मिलकर काम करना होगा। आज अगर हम विक्टिम बने हैं तो कल वेस्टर्न कंट्रीज भी बन सकते हैं। तो उस हवाले से उन्होंने ऑनबोर्ड किया और अब हमने ये देखा कि जो 6 मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर वो जो टीमें हैं उनको अमेरिका में, वाशिंगटन में उन टीमों को बना दिया गया है और वो पाकिस्तान के साथ अब उसी सतह के ऊपर जो सेक्टरी लेवल के ऊपर पहली सतह जो है वो सेक्टरी लेवल के ऊपर
उनमें बातचीत होगी, उसके बाद वो मिनिस्टर लेवल के ऊपर जाएगी। राइट, वेल वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिन बहुत बेहतरीन हो। थैंक यू सो मच। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस हमने देखा, और ओवरऑल हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशनशिप हमेशा से ही स्ट्रांग है और इसको फर्दर स्ट्रांग इस तरीके से करने की ज़रूरत है कि हमारी एक्सपोर्ट्स के नंबर फर्दर बढ़ाए जाएँ। तो ज़िशान साहब भी मौजूद हैं, तवाब साहब भी। ज़िशान साहब प्लीज़ इसके ऊपर कॉमेंट कीजिए। एक्सपोर्ट्स के नंबर बढ़ाने हैं, आपने पहले भी अपने कमेंट्स में कहा कि ये ओनली सोल्यूशन है। सो व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पास फ्लड के आने की वजह से ये इशू हो गया, फ्लड के आने की वजह से वो इश्यूज हो गए, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स ने डिफरेंट तरीके से जो है वो उसको डैमेज किया है। क्या समझते हैं आपके आईटी सेक्टर कितना ज़्यादा इसमें एक फ्लरिश कर सकता है? सबसे अच्छा इसके लिए टाइम है, सबसे अच्छा मौका है? देखिए, मैं समझता हूँ कि आईटी सेक्टर में तो बहुत पोटेंशियल है हमारे, और अगर पिछले 2 साल का कंपैरिजन लें तो हमने आईटी की एक्सपोर्ट को ना सिर्फ इंक्रीज किया बल्कि डबल भी किया, और $2 बिलियन के मार्क को भी हमने क्रॉस कर लिया। तो इसका मतलब पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त जो आपकी एक एवरेज एज पाकिस्तानी की है, जो 60% से ज़्यादा 30 ईयर्स से नीचे की एज के लोग हैं, तो आप ये समझें कि आपके पास यूथ तो बहुत ज़्यादा है। और अगर हम कुछ चीज़ें प्रॉपर कर दें, जैसे यहाँ पे इस वक्त एक फ्रीलांसर जो है उसके पास पाकिस्तान पैसे लाने का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, तो वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू आ रहा होता है, तो वो परेशान रहता है। तो हमें अगर हम कुछ चीज़ें उनको प्रॉपर दे दें, उन्हें थोड़ा सा गाइड कर दें, थोड़ा सा एजुकेट कर सकें, तो मैं ये समझता हूँ कि आईटी एक्सपोर्ट का रेवोल्यूशन आ सकता है पाकिस्तान में। और कोई वजह नहीं है कि आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट आप अगले 1-2 साल में $10 बिलियन तक ले जा सकते हैं। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पे अब काम करना है। जैसे कि तवाब साहब ने कहा कि आज से मैंने कुछ अरसे पहले आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान में जो एरिया है उसकी जोनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जोनिंग अगर मुल्तान का एरिया कॉटन के लिए अच्छा है तो वहां पे उसको मार्क हो जाना चाहिए कि इस इलाके में सिर्फ कॉटन लगेगी, और उससे रिलेटेड जो उससे एंसिलरी एक्टिविटीज है वो उस इलाके में होंगी। तो आपके इलाके डेवलप होंगे, राइट एरिया फॉर राइट सेक्टर। एब्सोल्युटली। और आप देखिए ना, ये तो कोई नो ब्रेनर नहीं है कि आपका फ्यूचर जो है टेक्नोलॉजी है। फ्यूचर में आप कोई भी चीज करेंगे, अगर आपको प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करनी तो टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करना है। तो हमें, मुझे याद है कि फेडरेशन से ही बहुत सारे लोग पहले भी ये कहते रहे कि हमें पॉलीटेक्निक्स खोलने की जरूरत है। हमें जो हमारा अनस्किल्ड लेबर है उसको सेमी स्किल्ड, और सेमी स्किल्ड को स्किल लेबर बनाना है, तो आप उससे वैल्यू एडिशन करते हैं। अच्छा, एक चीज और आपने पॉइंट आउट की कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स यंगस्टर्स की पॉपुलेशन अच्छी है एज कम्पेयर टू ओल्डर। आप समझते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए ये एक परसेप्शन भी बिल्डअप किया जा रहा है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हालांकि कि ये उनकी एक, अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो चाहते हैं कि वो दूसरे कंट्री में जाके सर्व कर लें क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी के उनको वैसे मैसर नहीं है जैसा वो चाहते हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन तो ना हुआ ना? तो फिर तो आप इस तरीके से रेमिटेंसेस के लिए रास्ते रोक रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, कौन पाकिस्तान से बाहर जाता है कि जो यहाँ पे अच्छे हालात में नहीं है, तो जो यहाँ पे अगर किसी मीडियम स्केल पे या अपर मीडियम क्लास में रह रहा है तो वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता, क्योंकि पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कराची तो खासतौर पे एक ऐसा शहर है कि पैसा उड़ रहा होता है, आपको हाथ डाल के पकड़ने आना चाहिए। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें एक जो पॉजिटिव एक आउटलुक है पाकिस्तान का, पॉजिटिव इमेज जो है वो बताना जरूरी है। बाहर सिर्फ इस वक्त वो आदमी है, वो लोग जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान में किसी अच्छे लेवल पे नहीं काम कर पा रहे। मायूसी जो है ना, उसको खत्म करने की जरूरत है। और हाँ, गवर्नमेंट को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ेगा सबको, और उसमें ये जो आपके यंगस्टर्स हैं आपको फोकस करना पड़ेगा। ये आपका फ्यूचर है, और इस फ्यूचर के ऊपर अगर आपने थोड़ा सा आज इन्वेस्ट करके उसको अगर अपॉर्चुनिटी दे दी तो यकीनन पाकिस्तानी कौम एक रेजिलिएंट कौम है। हम हार नहीं मानते लोगों से, हम कभी भी बहुत जल्दी बैक डाउन नहीं करते। तो कोई वजह नहीं है कि अगर आपने उनको एक, जैसे अभी तवाब साहब कहते हैं, डायरेक्शन, उनको थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ी सी फैसिलिटी अगर आपने दे दी तो कोई वजह नहीं है कि ये आपकी लिए जो है रेवोल्यूशन ला सकते हैं। और यकीनन पाकिस्तान के कर्जे जो है बहुत तेजी से हम कम करेंगे। और एक और चीज जो एक मुझे अच्छी नजर आती है कि इस साल जो अभी एक IMF की मैं रिपोर्ट देख रहा था कि दुनिया में रिसेशन की बातें हो रही हैं। दुनिया में जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो 2.5 से 3.25% पे प्रेडिक्ट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान का तो टारगेट ही इस साल का 2.25 और 2% के दरमियान है। तो हमें
फ्यूल वो सस्ता भी हम मिलेगा। थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, हम इसका- थोड़ा रोक रहे हैं इसकी ग्रोथ वजह को। ये है कि अगर ये हाँ। दुनिया में रिसेशन आता है तो फ्यूल प्राइसेस और ये सारी चीजें जो है वो नीचे जाएंगी, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक ऑफसेट मिल सकता है। राइट। और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो आप बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, अगर आप उन प्राइसेस को मिटिगेट कर सके कि जो आपको ऑयल में एक बेनिफिट मिल सकता है। तो यकीनन मैंने समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत है। राइट प्लानिंग, राइट टाइम पे डिसीजन मेकिंग और कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग करनी Consistent पड़ेगी, policy होनी ताकि चाहिए, right, आपके right, पास एक एंटरप्रेन्योर को ये पता हो कि 2 साल तक या 3 साल तक ये पॉलिसी रहेगी और वो उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सके। वेल बहुत डिटेल आपने बताया है। मैं खालिद तवाब साहब से पूछना चाहूँगी। खालिद साहब, यहाँ पे ज़ीशान साहब ने 2-4 चीज़ें बड़ी सही पॉइंट आउट की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जोन्स डिवाइड कर दें कि ये जगह इस चीज़ के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए सही है और उसको यहीं पे लगना चाहिए, और ये फिर फॉर ईयर्स हो, 1-2 साल 4 साल के लिए ना हो, 5 साल के लिए ना हो, बल्कि ईयर्स के लिए हो। दूसरा ये कि एक और चीज़, यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत है, उसको अवेयरनेस, उसको तरीके से बताने की, फैसिलिटेशन देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर उनको पता हो कि ये फैसिलिटीज़ हैं और ऐसे बिजनेस किया जा सकता है। और तीसरा ये कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जो इन्होंने कहा कि टाइमिंग हमारे लिए पता हो कि इस टाइम पे ये डिसीजन ले लिया गया। क्या समझते हैं आप, कितना इंपॉर्टेंट है ये तमाम देखिए, चीज़ें? जिशान साहब ने जिस तरह कहा, बहुत अच्छी इन्होंने निशानदेही की है। इसमें जो एक बड़ा बेसिक पॉइंट है जिन्होंने कहा कि एक स्किल्ड हम वो करें, लेबर को, अपने लोगों को, पॉलिटेक्निक्स के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन हम बनाएं जहाँ लोगों को ये चीज़ें एजुकेट करें। आज भी अगर आप इस मुल्क में, इस शहर में, अगर आपको आज एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए और एक कारपेंटर चाहिए तो शायद इतना इजीली अवेलेबल नहीं होगा। आज भी उनकी डिमांड है और वो पैसे वो इतना कुछ कमा सकते हैं, तो शायद आज आपका इस शहर में वो डॉक्टर पैसे ना कमाता हो, लेकिन वो उसकी हमारे यहाँ उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही जहाँ उनको ये टेक्निकल नो हाउ दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, प्लेटफॉर्म हो, हाँ। एक प्लेटफॉर्म हो। अच्छा, उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो लोकल इंडस्ट्री, लोकल उनको जॉब्स मिलेंगे, प्लस ये कि अगर वो बाहर जाके काम करते हैं तो उनको 4 गुनी तनख्वाहें ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि इसके लोगों की, ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन all जब वो over the बाहर world। जाएं तो उनके पास उनकी लैंग्वेज का एक एक्सपीरियंस हो, वहाँ के रहन सहन का, थोड़ा सा खाने पीने के नॉर्म्स पता हो, क्या वहाँ मेरा की। ख्याल है ये तो अगर वो अपने जॉब में स्किल्ड है और उसको अपना काम आता है, हाँ। तो वो सारी चीज़ें उसकी ऑटोमेटिकली हल हो जाती हैं। वो pick कर असल लेंगे, चीज़ adopt ये है कर कि लेंगे। उसको अपने जॉब पे हो। हमारा जो पाकिस्तानी सारा लेबर है, आप देखिए, मैं तो बड़ा जोर से कहता हूँ कि आज दुबई, जो आपको दुबई नज़र आ रहा है, वो बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी लेबर। राइट। कितनी मेहनत करी। आज आप कंपेयर तो करें, इमिरेट से एयरलाइन बनाई गई, पीआईए वालों ने बनवाई। आज वेयर पीआईए स्टैंड एंड वेयर इमिरेट्स, देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। कोई ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया। तो हमने तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी ये सारी चीज़ें, लेकिन देयर इज़ नो एंड। अब 2023 शुरू हो रहा है, वी विश एंड होप कि चीज़ें बेहतर हों, लेकिन जिस तरह मैंने कहा, वी डोंट हैव एनी डायरेक्शन अप टिल नाउ। हमें डायरेक्शन दें, और इसमें प्राइवेट सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हम Jobs लोगों create को करने जॉब्स में। क्रिएट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो जॉब दे ही नहीं सकती है, लेकिन वो इन्वायरमेंट दे। आज तो हम क्या नेगेटिव समझते हैं की आपके तरफ आ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक सोल्यूशन है, सजेशन है कि कुछ जो सेक्टर्स हैं उनको देखिए, प्राइवेटाइज कर दिया यहाँ जाए? फिर बड़ा जुल्म है। 8 या 9 इंडस्ट्रियाँ ऐसी हैं जो तकरीबन 600-700 बिलियन रुपीज़ जो है ना हर साल वो ड्रेन आउट हो रहे हैं। पाकिस्तान स्टील और मुख्तलिफ ऐसे इदारे जो बंद भी पड़े हुए हैं और जो नुकसान में हैं। गवर्नमेंट को तो आज पैसे की शॉर्टेज भी है। आपको, आप उन इदारों को बेचें ताकि उनमें एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो, उनमें पॉजिटिविटी आए और वो पैसे जो हैं वो आपकी इकोनॉमी में आके वो प्लस हों। लेकिन वो हर साल प्रोग्राम बनता है, लेकिन अमल कोई नहीं होता, ख़ास तौर पे वो एंटिटीज़ जहाँ नुकसान हो रहा हो। तो ये मतलब गवर्नमेंट ऑन बुक्स तो है, बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं जो और फॉर्मूले गवर्नमेंट बना लेती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़ीरो है। अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब आए हुए थे, तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप कम से कम अपने पॉलिटिशियंस के दरमियान कोड ऑफ कंडक्ट तो बनाएं। जो कुछ हमारे यूथ को सिखाया जा रहा है जी। वो नहीं होना चाहिए आपको। उन्होंने कहा जी कोड ऑफ कंडक्ट तो है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो सारे मुल्क का यही हाल है कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट और बहुत सारी चीज़ें आपने कानून में बनाई हुई हैं, इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। तो सबसे पहले तो आप उसको इम्प्लीमेंट तो करें उन चीज़ों को कि आपने किस तरह करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझते हैं काम करने की बहुत ज़्यादा हर तरफ ज़रूरत है? ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, फिर पॉलिसीज़ वाइज भी। देखिए ना, मैं समझता हूँ कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक रेवोल्यूशन लाया, उससे यहाँ से लोगों को बाहर भेजा।
हम इंडस्ट्रियलिस्ट उसकी पॉलिसी से खुश नहीं थे, हमारे स्किल्ड लोग जा रहे थे, अनस्किल्ड दोनों जा रहे थे। लेकिन आज इस मुल्क को जो बचाया हुआ है, उन्होंने 30 अरब बचाया डॉलर है। जो आ रहे हैं Right. फॉरेन रेमिटेंसेस में, तो बिल्कुल। वो उन्होंने ही बचाया हुआ है, वही चीज़ें चल रही हैं। फिर उनकी तो एज अ औलादें लीडर चली आपको थोड़ा सा उनकी अपना औलादें विजन चली वास्ट गई। करने की जरूरत है, जितने दूर अंदेश होंगे आप उतना आप अच्छा अपने मुल्क को सर्व कर सकेंगे। अगर लड़ाई झगड़े से फुर्सत हो। राइट, चलें जी, बड़ा ही एक टिपिकल सिनेरियो में यहाँ पे तवाब साहब ने छोड़ा है। ज़ीशान साहब आप इस पे कमेंट कीजिए कि एज अ लीडर भी गाइडेंस देने की ज़रूरत है, लोगों को लड़वाया ना जाए और उनको बताया जाए कि आप मैट्रिक से ही, जब आपने मैट्रिक कर लिया ना, अब आप काम पे लग जाएं, अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना बने, बल्कि आप कुछ ना कुछ करने की विल रखें। व्हाट डू यू थिंक कि हमारी यूथ को भी अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर आपने कहा है ना 60 to 70% यूथ है। देखिए, सबसे पहले लीडर को हमेशा विजनरी होना चाहिए, लीडर को हमेशा ख्वाब देखने आने चाहिए, क्योंकि जब आप ख्वाब देखते हैं तो फिर आप उसको पूरा करने के उसके पीछे लग जाते हैं। हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा डिलेमा है, जैसे अभी तवाब साहब ने फरमाया कि हम आपस में इतना लड़ रहे हैं, यानी पोलराइजेशन जो जी। है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपको या तो आप राइट साइड पे हैं या आप लेफ्ट साइड में, देयर इज़ नो मिडिल ग्राउंड राइट नाउ। तो हमारे अंदर सबसे पहले एक तो इस चीज़ की क्रिएट करना, इसको बहुत जरूरी। हमारे अंदर सब्र जो है वो खत्म हो गया है। क्यों लोगों खत्म में। हो गया है? पेशेंस, क्योंकि ये वजह भी तो है ना। पेशेंस क्यों खत्म होता है कि जब आप देखते हैं कि चीजें आपकी वक़्त से बाहर निकलती, इन्फ्लेशन, प्राइस हाइक, ये वो तमाम चीजें कि जिसकी वजह से अगर मैं सुबह घर से बाहर निकलता हूं और मैं रात को अगर अपनी फैमिली के लिए खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ या उनको 3 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा हूँ, तो एक कमोशन तो रहेगा सारा वक्त, और उसी से मैं सोऊंगा और अगले दिन जब मैं सुबह उठूंगा तो चिड़चिड़ाहट तो मेरे अंदर रहेगी, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के लिए उसकी मीन्स प्रोवाइड करनी है। तो यकीनन ये वो चीजें हैं कि अगर आप थोड़ा सा अगर हम इसको ऐसे देखिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं आपको बताऊं, हमें होता है- ऑयल प्राइसेस जो है वो अब देखिए हमारा एक इस इशू है। वक्त सबसे बड़ा इशू क्या है? इस वक्त सबसे बड़ा इशू है हमारा इन्फ्लेशन। 25% इन्फ्लेशन पे हम पहुंच गए, हम सस्टेन नहीं कर सकते। ऑयल प्राइसेस $120 थी, आज $80 के और $70 के बीच में चल रही है, और ये और कम होने की प्रोडिक्शन है। तो यकीनन आपको एक आधे का रशिया has फर्क offered पड़ us, गया। रशिया ने भी रशिया ने आपको ऑफर किया हुआ है, तो आपको सेम डिसीजंस लेने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपको कुछ करके महंगाई को कम करना है, ताकि एक गरीब आदमी को जो है उसका बेनिफिट आए। देखें, अमीर को एक चीज 10 रुपए की 12 रुपए की मिल रही होगी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 10 रुपए की 15 रुपए की भी मिल रही होगी उससे फर्क नहीं पड़ता। पड़ेगा। हाँ, उसे ये होगा कि यार मेरे प्रॉफिट्स कम हो रहे, लेकिन वो स्टिल मैनेज करेगा। लेकिन एक गरीब आदमी 10 रुपए की 12 रुपए में सोचेगा और 15 रुपए की अफोर्ड नहीं कर सकता। रोटी आज 25 रुपए की मिलती है, आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? और एक सब्सिडीज गरीब हम दे आदमी- नहीं सकते क्योंकि वी आर गरीब इन आदमी आईएमएफ कैसे प्रोग्राम। अफोर्ड कर सकता है? तो बात यह है कि आपको एक महंगाई पे कंट्रोल करना है, डेट मैनेजमेंट करना है। आपने अगर डेट मैनेजमेंट नहीं किया तो आपका फ्यूचर नहीं है। देखिए, ये वो कड़वी बातें हैं, लेकिन इसी में से सॉल्यूशंस निकलते हैं। जब हम Right. उसको एनालाइज करके एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक कि ये फॉल्ट्स हैं, तो अगर फॉल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक उसको हम तदारुक नहीं कर सकते। तो हमें जी। सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेके आनी चाहिए। हमें यस, हमारे मुल्क में यकीनन पोटेंशियल बहुत है, हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले एडमिट करेंगे ये चीज़ें खराब हैं। एग्जैक्टली। लास्ट 10 मिनट से मैं तवाब साहब से पूछना चाहती हूँ। तवाब साहब, डेट मैनेजमेंट करनी है, ज़ीशान साहब ने कहा है, क्या समझते हैं आप कि हम टारगेटेड सब्सिडी तो दे सकते हैं या वो भी हमें अलाउ नहीं है? और इस सिचुएशन में क्या सजेशंस हैं आपकी, जो हालात अभी आपके सामने है सारे? देखिए, आपने अभी ज़ीशान साहब ने भी कहा और आपने जो कहा, एंग्जाइटी क्यों है हमारे यहाँ, पेशेंस क्यों नहीं है हमारे यहाँ। इस वक्त जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा है फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, वो ये आ रहा है कि हैव और हैव नॉट का फ़र्क जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जब वो आदमी देखता है कि एक आदमी, नॉर्मल आदमी की, एक आदमी के पास इतनी सारी सहूलतें हैं और एक के पास बच्चे के घर में फाका हो रहा है या घर में 2 वक्त की वो रोटी नहीं कर रहा। अगर आप जाएँ स्टेटिस्टिक पे तो आज पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 25-30% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक वक्त की रोटी खा रहे हैं। तो हमें एज ए माशरा, एज ए हुकूमत, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मेक श्योर करें। और जो जो ये डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, ये मुल्क की बका के लिए, लोगों की सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज बनता चला जा रहा है। आज अगर आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो वो एक चैलेंज हो रहा है। वो सिर्फ उस आदमी, उस घर के लिए नहीं है। जिसके घर में बच्चा भूखा होगा वो आदमी आके कत्ल भी करेगा, लूटमार भी करेगा और हर काम कर लेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि उसके पीछे क्या लाइबिलिटीज़ हैं और वो बच्चे को खाना नहीं दे पा रहा। तो सर, इसमें क्या सजेशंस हैं इसके लिए? सजेशन ये है कि हम अपनी इंडस्ट्री को चलाएं। सबसे पहले हम अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करें
कि हमारी क्या प्रायोरिटी किस तरह चल रहा है। अगर आज आप लोड शेडिंग कर रहे हैं, आपने गैस बंद कर दी इंडस्ट्री की, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। रेजिडेंसी भी बंद हो रही है गैस जी, तो। मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले आप गीजर्स को बंद, पूरे चाइना में गीजर जो है वो सोलर से सोलर चलता पे। है। वाई नॉट इन पाकिस्तान? आप क्यों नहीं करते? नहीं किया आपने। अब आपने बड़ा, गवर्नमेंट ने सोलर के ऊपर बड़ा अच्छा या फिर कोई टाइम फ्रेम दे दें कि आज से 6 महीने बाद जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ना, ये उस सोलर कोई की, deadline देने उस के लिए सोलर गीजर, मैंने मिसाल दी, उस सोलर को गीजर खरीदने के लिए आप फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन दे दें कि भाई रिकवरी होगी, ये रिकवरी होगी, जितना बिल आप अपना बिजली का दे रहे हैं या गैस का दे रहे हैं वो आप हमारे अमाउंट में रिकवरी में देते रहें। देर शुड बी सम सोल्यूशन, कोई स्कीम तो निकाले। हो क्या रहा है, हम रोज़ ब रोज़ डूबते जा रहे हैं। हमारे पास नेशनल गैस थी, हमने उसको मिस यूज़ किया, आज हम पछता रहे हैं। तो उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होता जब वक्त गुजर जाता है। तो वी नीड अ सर्टेन पॉलिसी कि हमने मुल्क को अब किस तरह लेके चलना है। हमारी क्या, अगर हमारी इंडस्ट्री प्रायोरिटी है, आप ना दें डोमेस्टिक घर वालों को गैस, वो सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री सिलेंडर इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप सिलेंडर को सब्सिडाइज उसकी करें, प्रोडक्शन जो है, भी उसका करें, काम है, वो सब कुछ डैमेज हो तो जाएगा। जाहिर उससे देखें ना, अगर वो घर, जब वो अगर बिल इंडस्ट्री बंद होती है तो वो मजदूर घर आके फारिग होकर बैठ जाता है। तो चाहे आप उसको गैस दे ना दें, उसको चूल्हा कैसे चलेगा? जब पैसे ही नहीं होंगे तो सबसे पहले तो वो बंदोबस्त किया जाए कि उसका चूल्हा जल सके, वो घर पैसे लेकर आए। जब घर पैसे सब्सटेंशियल लाएगा तो वो सिलेंडर भी ले सकता है, वो भी अफोर्ड कर लेगा। तो हमारी प्रायोरिटी, हम सोच नहीं रहे कि हमें करना क्या है। और हम, सच्ची बात यह है, अगेन वी आर ऑप्टिमिस्टिक फॉर 2023, लेकिन अभी तक कोई चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही। पॉलिसीज आप रोज़ समझते हैं अभी बाकी रोज़ हैं। बरोज़ हम खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। चलिए जी, जिशान साहब इसके ऊपर कमेंट कीजिए कि हमें कुछ सजेशंस भी चाहिए और कुछ ऐसी पॉलिसीज चाहिए जो कंसिस्टेंट हो। कितनी ही डेवलप कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने विजन सेट कर लिए हैं, अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लिए हैं। हमें भी अब ज़रूरत है कि सब कुछ छोड़ दें। जो हमारी जो रीजनल कनेक्टिविटी है, जहाँ से हमें कुछ सस्ता मिल रहा है, जो इम्पोर्ट हमें लेनी है वो हम वहाँ से लें। ये हम दुश्मनी और दोस्तियों को ज़रा साइड में रखें, अपने काम की बात करें। नो ब्रेनर है ये, आपने जो बात की बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना होगा। हमें अपने उन लोगों को जो है, जो टैक्स नेट से आज बाहर हैं, उनको अब टैक्स नेट में लाना होगा। मैं कुछ दिनों पहले मैंने एक एक्सरसाइज की, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने कहा कि जी अब एक बड़ी एसेंशियल कमोडिटी है कि पाकिस्तान में, जैसे कराची की अगर हम बात करें तो कराची में कुछ लोग कहते हैं कि 2 करोड़ लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं 3 करोड़ लोग हैं। तो मैंने बैठा हुआ उस दिन, मैं कैलकुलेटर लेके बैठ गया, मैंने कहा कि जी 3 करोड़ को करते हैं, उसके ऊपर के क्या वर्किंग हो सकती है। तो मैंने 3 करोड़ को डिवाइड कर दिया 5 से, क्योंकि एक एवरेज हाउस होल्ड जो है हमारे शहर में वो 5 लोगों का होता है। तो 60 लाख उससे मेरे पास फैमिलीज बन गई। मैंने कहा कि जी हर रोज एक फैमिली 1 लीटर दूध तो पीती ही होगी जी। तो उसको मैंने देखा कि इसको 150 रुपए से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप महीने में या साल में कितना दूध पी लेते हैं। और उसके ऊपर सिर्फ अगर 1% टैक्स लगा दें आप, सिर्फ 1% टैक्स, तो आपको कराची सिर्फ 4 बिलियन रुपए एडिशनल टैक्स दे सकता है, सिर्फ कराची एक दूध की कमोडिटी पे। लेकिन आप और ये लगाना कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ आपको कि कितने बाड़े हैं कराची में। मैंने इसके ऊपर पूरा वर्किंग होमवर्क करके आया हूँ आज आपके पास, जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो आप देखिए कराची में कितने बाड़े हैं, 2 या 3। आप वहां पे अपने लोगों को बिठाइए कि जो दूध यहाँ से बाहर जाएगा, अगर ये टैक्स पेड मनी, टैक्स नहीं पे किया हुआ, ये दूध बाहर नहीं जा सकता। पेरिशेबल आइटम है, 2 दिन से ज्यादा रह नहीं सकता जी। तो आपकी वो जो है ना, वो हमें डिसीजंस कैसे लेने हैं या थिंक आउट ऑफ द बॉक्स क्या करना है। इसी तरह से सब्जी और है, बहुत सारी चीजें हैं। सब्जी मंडी है। लेकिन आप ये अगेन चीजें वही अच्छा मसले देखिए, बता ये रहे हैं वो- जिशान साहब, जो नहीं, जिससे नहीं। हमारा पुअर तबका जो है वो नहीं, नहीं, डायरेक्टली नहीं, नहीं, अफेक्टेड हो इससे सकता है। पुअर तबका नहीं, इसके- ये दूध बेचने वाला गरीब आदमी नहीं है, दूध खरीदने वाला गरीब आदमी है। तो आपको टैक्स उसको pass लगाना on है। तो consumer पे देखिए, करेंगे ना वो। 1% टैक्स जो है ना, 1% की मैं जब बात करता हूं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता। जब आपके रेवेन्यूज बढ़ने लगेंगे तो आपके टैक्स रेट्स कम होंगे। लेकिन ये बात इनडायरेक्ट टैक्स की है, राइट? नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि दूध वाले से आपने टैक्स लेना है, गरीब आदमी से टैक्स नहीं लेना। अगर गरीब आदमी से और भी और चीजें हैं, it's not about only- जस्ट टू बिगिन विद, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन इज द वे फॉरवर्ड। हम बगैर डॉक्यूमेंट, देखिए इंपोर्ट का सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। डॉक्यूमेंट कौन सा सेक्टर नहीं है कि जो लोकली प्रोड्यूस हो रही है चीजें और वो सिस्टम में आपके नहीं है। तो मेरे ख्याल से 2030 अगर हम ये कहेंगे डॉक्यूमेंटेशन का साल होना चाहिए तो वो गलत नहीं है।
वेल थैंक यू सो मच। जीशान साहब हमारे साथ मौजूद थे। तवाब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चीज़ें हैं जो अभी हमें 2022 के साथ ही छोड़ देनी थी और अब नए साल के लिए नई चीज़ें जो है वो रखनी है। सो यकीनन आपको समझ में भी आया होगा और ये अवेयरनेस देने की कोशिश हम करते रहते हैं। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।